हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैपी नोवेल वर्ल्ड। अध्याय 196 तापमान में गिरावट। झेंग जिन्नान के लाल लबादा पहनने के बाद झू लिन ने उसे एक अग्निफल देते हुए कहा, अंदर जाओ और अपनी माँ की देखभाल करो। उन्हें हर घंटे गर्म पानी देना सुनिश्चित करो। अगर उनके शरीर का तापमान गिर गया तो उनकी फिर से मृत्यु हो सकती है और मैं उन्हें बचा नहीं पाऊंगी। उसकी बात सुनकर झेंग जिन्नान ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, यह शिष्य शिफू के निर्देशों का पालन करेगा। शिफू, मेरी माँ की जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद। झू लिन ने धीरे से अपना सिर हिलाया और पूछा, मिस मिंग और मिस वेन कहाँ हैं? झेंग जिन्नान ने सिर हिलाते हुए कहा, जब मैं बाहर आया तो मैंने उन्हें नहीं देखा। ठीक है, अब आप अंदर जा सकते हैं। झू लिन ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा। नीचे उतरते हुए झू लिन ने चारों ओर देखा और पाया कि मेंग ज़ेलान और वेन्ना रसोई में पानी उबाल रही थी। मेंग ज़ेलान ने उसे आते हुए देखा और पूछा, बड़ी बहन, क्या आप ठीक हैं? झू लिन ने सिर हिलाकर उससे कहा, मैं ठीक हूँ। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? हमें अभी थोड़ा अकड़न महसूस हो रही है, वेन्ना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कुछ देर बातचीत करने के बाद झू लिन ने कहा, इस समय बाहर का माहौल बहुत ही अराजक है। आप दोनों को घर पर ही रहना चाहिए और बाहर नहीं जाना चाहिए। वेन्ना और मेंग ज़ेलान ने सिर हिलाकर उसे विदा किया। विला से निकलने के बाद झू लिन सेक्टर ई में आई, जहां अधिकांश हम लोग रहते थे। बैरियर से बाहर निकलने से पहले झू लिन ने फीनिक्स के पंखों से बना लाल चोला पहन लिया। जब पहरेदारों ने उसे देखा तो वे उसका अभिवादन करने के लिए दौड़े और पूछा, सुश्री झू, आप यहाँ क्यों हैं? झू लिन ने सेक्टर ई में फैली अराजक स्थिति को देखते हुए पूछा, अब स्थिति कैसी है? आधे से अधिक लोग ठंड से जम गए हैं और तापमान में अचानक गिरावट के कारण 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल मिशन केंद्र आपातकालीन उपायों के तहत सर्दियों के कपड़े और कुछ हीट पैक वितरित कर रहा है, लेकिन मुझे डर है कि स्थिति और बिगड़ सकती है। गार्ड ने चेहरे पर चिंता का भाव लिए जवाब दिया। क्यों? झू लिन ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए पूछा। पहरेदारों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनमें से एक ने कहा, अभी अभी हमें एक घुमंतु व्यापारी से सूचना मिली है। उसने बताया कि जब वह सैन्य अड्डे पर सामान बेच रहा था तो उसने सैन्य अड्डे द्वारा जारी की गई एक चेतावनी सुनी, जिसमें कहा गया था कि अगले कुछ दिनों में तापमान गिरकर -20 डिग्री तक पहुंच जाएगा। गार्ड की बात सुनकर झू लिन ने कहा, मनुष्य अभी भी -20 डिग्री के तापमान में जीवित रह सकते हैं। हमें इस सर्दी में जीवित रहने में सक्षम होना चाहिए। गार्ड हिचकिचाया और बोला, लेकिन उस व्यापारी ने यह भी कहा कि सैन्य अड्डे ने बताया है कि आने वाले समय में 3 बड़े शीतकाल होंगे और न्यूनतम तापमान -76 डिग्री तक गिरने की आशंका है। और बुरी बात यह है कि सर्दी कम से कम 1 साल तक चलेगी। झू लिन के कुछ और पूछने से पहले ही मिशन सेंटर के पास लड़ाई छिड़ गई। गार्ड ने झू लिन को देखकर कहा, सुश्री झू, बेहतर होगा कि आप वापस चली जाएं। सेक्टर ई अब सुरक्षित नहीं है। इतना कहकर पहरेदार उपद्रव करने वालों को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। व्यस्त पहरेदारों को देखकर झू लिन ने कुछ देर सोचा और फिर मिशन सेंटर की ओर चल पड़ी। मिशन सेंटर पहुंचने से पहले ही किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो शेयू वो उसे गुस्से से घूर रही थी। शाओ लिन, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें अभी वापस जाना चाहिए, उसने उसे एक तरफ खींचते हुए कहा। झू लिन ने उसके चेहरे के भाव देखकर पूछा, क्या यहाँ कुछ चल रहा है? शेयू ने धीमी आवाज में कहा, तापमान में अचानक गिरावट के कारण हमें पता चला है कि सेक्टर ई में जासूसों के कई समूह हैं और उनका निशाना आप हैं। मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ आसपास कई जासूस छिपे हुए हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप वापस चले जाएं। उसकी बात सुनकर झू लिन कुछ पल चुप रही और फिर बोली, क्या तुमने उनमें से कुछ को पकड़ा है? शेयू ने सिर हिलाते हुए कहा, वे सभी अलौकिक प्राणी हैं, इसलिए वे ठंड के प्रति अधिक प्रतिरोधी हैं। जब तक हमें उनके निशान मिले वे जा चुके थे। इसके अलावा वे अच्छी तरह से तैयार थे और उन्होंने लोगों में दहशत फैलाकर भागने का मौका पा लिया। उसकी बातें सुनने के बाद झू लिन ने पूछा, क्या इन लोगों को ले तिलियांग ने भेजा है? हमें अभी तक जवाब नहीं पता, लेकिन फिलहाल वही सबसे बड़ा संदिग्ध है। शेयू ने भौहें चढ़ाते हुए जवाब दिया। झू लिन को गहरी सोच में डूबा देखकर शेयू ने उसके हाथ थामते हुए चिंता से कहा, शाओ लिन, मुझे पता है तुम मजबूत हो और अपनी रक्षा कर सकती हो, लेकिन अब दुश्मन अंधेरे में है और हम उजाले में। उनके खिलाफ बचाव करना हमारे लिए मुश्किल है। इसके अलावा हमें नहीं पता कि उन्होंने तुम्हें निशाना क्यों बनाया। मुझे उम्मीद है कि तुम याद रखोगी कि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं दुनिया को तबाह कर दूंगी और उन सबको तुम्हारे साथ दफना दूंगी।
झूलिन उसकी बात सुनकर थोड़ी हैरान हुई। उसने काफी देर तक उसे घूरा, फिर सिर हिलाकर कहा, मैं अब और सावधान रहूंगी। ये देखकर कि वह समझ गई है, शिवू मुस्कुराए और धीरे से पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? उसने मिशन सेंटर की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने गार्डों से सुना है कि मिशन सेंटर मुफ्त में सर्दियों के कपड़े और गर्म पैकेट बांट रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि शायद मैंने अतीत में जो फॉर्मेशन प्लेट्स बनाई थी वे काम आ सकती हैं। बोलने के बाद उसने हथेली के आकार की एक फॉर्मेशन प्लेट निकाली और कहा, यह अग्नि तत्व की फॉर्मेशन प्लेट है। हालांकि यह असली अग्नि तत्व फॉर्मेशन जितनी प्रभावी नहीं है, लेकिन इसे सक्रिय करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती और इसे आम लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फॉर्मेशन प्लेट को सक्रिय करने के लिए हमें बस इसके बीच में तारामंडल बनाना है। शिवू ने उसे अग्नि तत्व तारा संरचना को व्यवस्थित करने का तरीका दिखाते हुए देखा और मन ही मन सोचा, मेरे जाने के बाद संरचना के बारे में उसकी समझ में काफी सुधार हुआ है। शर्तें। अध्याय 197, 8 त्रिकोणों का निर्माण। शिवू को गंभीरता से पढ़ाई करते देख झूलिन मुस्कुराए और बोली, मैं भी फॉर्मेशन प्लेट्स बांटना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि इन लोगों को इनकी जरूरत पड़ेगी या नहीं। इसके अलावा मुझे ये भी नहीं पता कि वे फॉर्मेशन प्लेट का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करेंगे या नहीं। शिवू ने धीरे से अपना गाल सहलाते हुए कहा, सभी जीव दयालु नहीं होते। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी और लालची होते हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि उन्हें फॉर्मेशन प्लेट न दी जाए। फॉर्मेशन प्लेट बांटने के बजाय हम उन्हें सेक्टर ई के आसपास कर सकते हैं ताकि वे तापमान को नियंत्रित कर सकें। जब झूलिन ने उसकी बातें सुनी तो उसे उसके शब्द अजीब लगे, पर वह ये नहीं बता पाई कि उसमें अजीब क्या था। जवाब न मिलने पर झूलिन ने अपने संदेह को दरकिनार करते हुए कहा, तो बेहतर होगा कि हम हताहतों को कम करने के लिए जल्द से जल्द फॉर्मेशन प्लेट्स तैयार कर लें। शिवू ने उसे सिर हिलाकर सहमति दी और उसे मिशन केंद्र ले गया। शिवू को आते देख कर्मचारियों ने राहत की सांस ली और उसका अभिवादन किया। पर्यवेक्षक तुरंत आगे बढ़ा और बोला, भाई शिवू, हमने अभी अभी उपद्रवियों के एक और समूह को पकड़ा है। हमें उनके साथ क्या करना चाहिए? शिवू ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अभी इन्हें बंद कर दो। हालात नियंत्रण में आने के बाद मैं खुद इनसे पूछताछ करूंगा। पर्यवेक्षक ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं इसे अभी कर दूंगा। पर्यवेक्षक के एक कदम उठाने से पहले ही शिवू ने उसे रोक दिया और कहा, क्या आप मुझे सेक्टर ई का नक्शा ला सकते हैं? ये कहने के बाद सुपरवाइजर नक्शा लेने गया और बोला, भाई शिवू, ये सेक्टर ई का नया अपडेटेड नक्शा है। इस नक्शे में ग्रीन शेल हाउस के विस्तार के लिए नए क्षेत्र पहले से ही शामिल हैं। पर्यवेक्षक द्वारा दिए गए नक्शे को लेते हुए शिवू ने सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद। मिशन केंद्र से बाहर निकलने के बाद शिवू ने नक्शा खोला और उसे झूलिन को दिखाया। झूलिन ने कुछ देर नक्शे का अध्ययन किया, 8 स्थानों की ओर इशारा किया और कहा, हम इन स्थानों पर संरचना की पट्टियां लगा सकते हैं। जब शिवू ने उसके द्वारा चुने गए स्थान देखे तो वह तुरंत समझ गया कि वह गठन प्लेटों का उपयोग करके एक और मायावी गठन बनाना चाहती है। उसने थोड़ा मुंह बनाया और असंतुष्ट स्वर में बुदबुदाया, 1000 साल बीत गए हैं और तुमने दूसरों को धोखा देने की कला सीख ली है। अगर मैंने उस कमीने को पकड़ लिया जिसने तुम्हें ये सिखाया है, तो मैं उसकी खाल उतार दूंगा। उसी समय 6 लोकों के स्वर्गीय लोकों में विवाह की देवी को अचानक छींक आए और उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने अपनी बाहों को रगड़ा और पूछा, तारास्वामी सी मिंग, क्या आपको नहीं लगता कि आपके भाग्य मंडप का तापमान बहुत ठंडा है? स्टार लॉर्ड सी मिंग ने उसकी ओर एक नजर डाली और कहा, विवाह की देवी, मेरे भाग्य मंडप का तापमान सैकड़ों हजारों वर्षों से एक जैसा ही है। मुझे लगता है कि आपको छींक इसलिए आ रही है क्योंकि कोई सोच रहा है कि आपकी खाल कैसे उतारी जाए। उसकी बात सुनकर विवाह की देवी ने धीमी आवाज में कहा, क्या मुझे मारने की चाह रखने वाला युद्ध का देवता है? कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने अपनी जीभ चटकाते हुए कहा, तस्क, ये महादेव मिंग ये तो बहुत कंजूस हैं। मैं बस उनके हाथों से हल्के से छुई थी और वो मुझे जिंदा छीलना चाहते हैं। ये निर्दयी आदमी बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। उसकी बात सुनकर स्टार लॉर्ड सी मिंग ने सिर हिलाया और प्रशंसा से कहा, यह एक चमत्कार है कि तुम अभी मेरे सामने बैठ सकती हो। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने उलझन में पूछा। स्टार लॉर्ड सी मिंग ने शांत भाव से चाय की एक घूंट ली और कहा, अगर चमत्कार न होता तो तुम बहुत पहले ही मर चुके होते। उसकी बात सुनकर विवाह की देवी अवाक रह गई। जैसे ही विवाह की देवी तारास्वामी सी मिंग के विषैले मुख के बारे में शिकायत कर रही थी, झूलिन ने शिवू की ओर देखा और पूछा, तुमने अभी क्या कहा? शिवू ने सिर हिलाकर कहा, कुछ नहीं।
झू लिन ने बिना किसी संदेह के सिर हिलाया और कहा, ओह। इसके बाद वे दोनों साथ में पहले स्थान पर गए और फॉर्मेशन प्लेट को व्यवस्थित किया। झू लिन ने हवा में आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह की जांच की, फिर एक अग्नि तत्व फॉर्मेशन प्लेट निकाली और आध्यात्मिक ऊर्जा के वर्तमान प्रवाह के आधार पर उसने फॉर्मेशन प्लेट के केंद्र में तारा संरचना को समायोजित किया। शिवू उसके बगल में खड़ी थी और शांति से उसे तारामंडल की थाली को ठीक करते हुए देख रही थी। तारामंडल की थाली का अंतिम भाग ठीक करते ही वह जगमगा उठी। अगले ही पल थाली उसकी हथेली से छूटकर आकाश में उड़ गई। हवा में लटकी हुई संरचना की प्लेट से निकलने वाली रोशनी धीरे धीरे फैलती गई और आसपास के क्षेत्र को ढक लिया। धुंधली सी बाधा को देखते हुए झू लिन ने कहा, संरचना का पहला भाग पूरा हो गया है, चलिए अगले स्थान पर चलते हैं। शिवू ने एक पल के लिए उस क्षेत्र के चारों ओर फैली अधूरी और धुंधली बाधा पर नजर डाली, फिर झू लिन के पीछे पीछे अगले स्थान पर चली गई। 1 घंटे बाद झू लिन ने 8 त्रिकोणों की संरचना पूरी कर ली। जैसे ही बाधा का अंतिम भाग अन्य 7 भागों से जुड़ा, पूरी बाधा रोशन हो उठी और सेक्टर ई के पूरे क्षेत्र को ढक लिया। कुछ मिनट बाद अचानक कहीं से एक हल्की धुंध आए और धीरे धीरे सेक्टर ई के बाहरी इलाके को घेर लिया। जो लोग पहले से ही अष्टकोण संरचना के अंदर थे, उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं लगा, लेकिन अगर कोई सेक्टर ए के बाहर से देखे तो वह अचानक आए धुंध को पूरे क्षेत्र को एक अवरोध की तरह ढकते देखकर आश्चर्यचकित रह जाएगा। 8 त्रिकोण संरचना के पूर्ण हो जाने पर झू लिन ने एक जटिल हस्त मुद्रा बनाए और संरचना के भीतर एक आरामदायक तापमान बनाने के लिए अग्नि तत्व संरचना प्लेटों को नियंत्रित किया। हालांकि इस अग्नि तत्व निर्माण प्लेट का कार्य तापमान नियंत्रण निर्माण के समान है, लेकिन इसके लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की असीमित आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है। जब तक ये प्लेट सक्रिय रहती है, तब तक निर्माण अनंत काल तक बना रह सकता है। इसकी एकमात्र कमी यह है कि यह प्लेट एक उपभोज्य वस्तु है और इसका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। अध्याय 198 यात्रा। फॉर्मेशन तैयार करने के बाद झू लिन ने शिवू की ओर मुड़कर कहा, मेरा काम हो गया है। शिवू ने मुस्कुराते हुए उसके गालों को धीरे से सहलाया और कहा, शाओ लिन, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। झू लिन ने सिर हिलाकर कहा, तापमान नियंत्रण में आने के बाद उन लोगों को परेशानी पैदा करना बंद कर देना चाहिए, है ना? उसका सवाल सुनने के बाद शिवू ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाकर पूछा, क्यों? चूंकि उनके हंगामा करने का कारण तापमान में अचानक गिरावट है, तो उन्हें अब आरामदायक तापमान से संतुष्ट होना चाहिए। शिवू ने उसकी ओर देखा, बेबसी से मुस्कुराई और बोली, इंसानों को संतुष्ट करना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा उन उपद्रवियों और जासूसों के अलावा हमें अन्य ठिकानों और बिखरे हुए बचे हुए लोगों से भी सावधान रहना होगा। ये कहने के बाद शिवू ने झू लिन को थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए देखा और कहा, ज्यादा चिंता मत करो। हालांकि हम अभी भी कमजोर हैं, लेकिन तुम्हारे और मेरे यहाँ होने से तुम निश्चिंत रह सकते हो कि हमारे लिए काम करने को तैयार अलौकिक शक्तियों की कोई कमी नहीं है। इन लोगों के हमारे लिए काम करने से वे अड्डे हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा वे वही करेंगे जो लेई तिलियांग ने किया था, यानी जासूस और हत्यारे भेजेंगे। उसकी बात सुनकर झू लिन ने सिर हिलाया और कहा, तुम सही कह रहे हो। जैसे ही हम मुख्य साजिशकर्ता को पकड़ लेंगे, हमारी समस्या हल हो जाएगी। शिवू ने उसे सिर हिलाकर सहमति दी और कहा, चलो चलते हैं। हमें दूसरों के साथ आपातकालीन उपायों पर चर्चा करनी चाहिए। जब शिवू और अन्य लोग व्यस्त थे, एक दूर स्थित गुप्त प्रयोगशाला में साधारण कपड़ों में एक बूढ़ा व्यक्ति सफेद लैब कोट पहने वैज्ञानिकों के एक समूह के सामने शांति से खड़ा था। बूढ़े व्यक्ति ने नीले पानी से भरी कांच की नली में तैरते ज़ोंबी को अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ देखा और कहा, क्या ये नवीनतम उत्पाद है? मुख्य वैज्ञानिक ने अपने चश्मे को थोड़ा ऊपर करते हुए कहा, जी हाँ चेयरमैन ली। 4थे दर्जे के ज़ोंबी को खोने के बाद हम आखिरकार इस 5वें दर्जे के ज़ोंबी को बनाने में सफल हो गए हैं। लेई तिलियांग ने सिर हिलाकर पूछा, क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? उसका सवाल सुनकर मुख्य वैज्ञानिक एक पल के लिए रुका और शांत भाव से बोला, अभी नहीं, लेकिन आंकड़ों के आधार पर प्रयोगशाला से भागने के बाद जीरो की मौत हो जानी चाहिए थी। मुख्य वैज्ञानिक के बोलने के बाद लेई तिलियांग ने उनकी ओर देखा और ठंडे लहजे में कहा, मुझे स्पष्ट उत्तर चाहिए, अनुमान नहीं। उनकी नाराजगी भांपते हुए मुख्य वैज्ञानिक ने अपनी नजरें नीचे कर ली और बोलना बंद कर दिया। कुछ ही सेकंड बाद लेई तिलियांग ने कहा, खोज जारी रखो, भले ही वह मर गया हो, मुझे उसका शव चाहिए। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह रुका और बोला, नहीं,
उसकी मृत्यु बहुत पहले हो गई थी। बस उसकी जो भी निशानी बची है उसे वापस ले आओ। मुख्य वैज्ञानिक की आंखें एक पल के लिए झपकी और फिर उन्होंने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, जी हाँ अध्यक्ष महोदय। एक और दौर की जांच के बाद लेइटिलिया गुप्त प्रयोगशाला से निकल गया। कार में बैठे बैठे वह खिड़की से बाहर सोच विचार करते हुए देखने लगा। गुप्त प्रयोगशाला से निकलने के कुछ ही मिनट बाद प्रयोगशाला से कुछ ही दूरी पर एक सुंदर व्यक्ति दिखाई दिया। गुप्त प्रयोगशाला के छिपे हुए प्रवेश द्वार को देखते हुए ली हाओझान की आंखों में ठंडे, जानलेवा इरादे और गहरी नफरत की चमक आ गई। कुछ देर तक दरवाजे को घूरने के बाद उसने जमीन पर एक कार के निशान देखे। उसने एक पल के लिए उन निशानों का मुआयना किया, तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ वहां से गायब हो गया। तापमान में अचानक गिरावट आने के 3 दिन बाद तेंग बाई और सोन चेंगसू रिजॉर्ट क्षेत्र में पहुंचे। दोनों ने सेक्टर ई के बाहर गाड़ी खड़ी की और सामने घने कोहरे को देखने लगे। भाई तेंग, क्या आपने कप्तान शियू से संपर्क किया है? सोन चेंगसू ने जम्हाई लेते हुए पूछा। तेंग बाई ने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ। तेंग बाई के तरोताजा और ऊर्जावान चेहरे को देखकर सोन चेंगसू ने ईर्ष्या से कहा, मुझे लगता है कि मुझे भी नौकरी बदलने के लिए आवेदन करना चाहिए। उसकी बात सुनकर तेंग बाई ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्यों? आप आपूर्ति विभाग में अच्छा काम कर रहे हैं। सोन चेंगसू ने फिर से जम्हाई ली और कहा, अगर मैं आपूर्ति विभाग में और अधिक समय तक रहा तो आपको मेरा शव लाना होगा। उसका थका हुआ चेहरा देखकर तेंग बाई चुप हो गया। इतने सारे लोगों के सैन्य अड्डे से चले जाने के कारण कर्मचारियों की बहुत कमी हो गई है। आपूर्ति विभाग में केवल सोन चेंगसू और 2 अन्य टीमें ही बची हैं और पूरे अड्डे के लिए पर्याप्त आपूर्ति करना वास्तव में असंभव है। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद तेंग बाई ने कहा, यदि आप विभाग बदलना चाहते हैं तो कृपया मुझे बता दें। मैं सीधे कमांडर माओ को सूचित कर दूंगा। सोन चेंगसू ने सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद भाई तेंग। कुछ मिनट और इंतजार करने के बाद उन्होंने घने कोहरे से एक छोटे बच्चे को निकलते देखा। जब तेंग बाई ने बच्चे का चेहरा देखा तो उसे याद आया कि यह बच्चा उन बच्चों में से एक था जिन्हें शियू वो और अन्य लोगों ने बचाया था। 5 वर्षीय लड़के को चलते समय लड़खड़ाते और जमीन पर गिरते देख सोन चेंगसू स्तब्ध रह गया। जमीन तो समतल है, वो कैसे गिर सकता है? घने कोहरे से बाहर निकलकर लड़के ने कुछ देर तक उन दोनों को देखा। उसने सोन चेंगसू की तुलना में तेंग बाई को 2 मिनट अधिक देर तक घूरा और फिर उसे याद आया कि यही वह व्यक्ति था जिसने उसके 3 छोटे भाइयों को अगवा किया था। लड़का काफी देर तक घूरता रहा, फिर उन दोनों के पास जाकर पूछा, चाचा जी, आपका नाम क्या है? जब लड़के ने उसे चाचा कहकर पुकारा तो तेंग बाई अवाक रह गया। उसके चेहरे के भाव देखकर सोन चेंगसू थोड़ी देर हंसा, फिर लड़के की ओर देखकर बोला, बेटा, दूसरों का नाम पूछने से पहले कृपया अपना नाम पहले बता दो। लड़के ने मुड़कर उनकी ओर देखा, थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, नमस्ते चाचा जी, मेरा नाम कियान यू है। आपका नाम क्या है? लड़के द्वारा चाचा कहे जाने पर सोन चेंगसू ने आह भरी और कहा, कियान यू, सही कहा ना। हमें चाचा कहने के बजाय बड़े भाई कहना चाहिए क्योंकि हम अभी जवान और अविवाहित हैं। वैसे मेरा नाम सोन चेंगसू है और इस बड़े भाई का नाम तेंग बाई है। की शर्तें। अध्याय 199, जांच पड़ताल। सोन चेंगसू की बात सुनकर कियान यू ने सिर हिलाया और कहा, बड़े भाइयों, क्या आप बड़े भाई शियू या बड़ी बहन झूलिन से मिलने आए हैं? तेंग बाई नीचे झुका, कियान यू की आंखों में देखा और कहा, हम यहाँ कैप्टन शी और मिस झू से मिलने आए हैं। कियान यू ने उसे सिर हिलाकर सहमति दी, उसका हाथ पकड़ा और कहा, तो मेरे साथ आइए। तेंग बाई खड़ा हुआ, कियान यू को अपनी बाहों में भरकर पूछा, क्या हम पैदल चलने के बजाय गाड़ी से जा सकते हैं? कियान यू ने सैन्य वाहन को देखा और कुछ देर सोचा, फिर तेंग बाई की ओर देखकर गंभीरता से कहा, बड़े भाई, आपको थोड़ा और चलना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि आप बूढ़े हो जाएं और चल न पाएं। ये शब्द निकलते ही सोन चेंगसू ने अपना पेट पकड़ लिया और इतना हंसा कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए, जबकि तेंग बाई फिर से अवाक रह गया और मन ही मन सोचने लगा, जिस तरह से ये लड़का बात करता है वह सचमुच मिस झू जैसा दिखता है। कियान यू के साथ कुछ देर बातचीत करने के बाद आखिरकार उसने कार को सेक्टर ई में पहुंचा दिया। तेंग बाई ने रास्ते में टूटे हुए दर्पण की तरह बदलते दृश्यों को देखा और पूछा, ये दृश्य ऐसा क्यों दिख रहा है? उनकी गोद में बैठी कियान यू ने तेंग बाई की ओर देखते हुए कहा, क्योंकि बड़ी बहन झूलिन ने मायावी अवरोध खड़ा किया है। मेरे और मेरे भाई बहनों के मार्गदर्शन के बिना जो भी बिना अनुमति के अंदर आएगा वह हमेशा के लिए फंसा रहेगा जब तक हम आकर उनका मार्गदर्शन नहीं करते।
उसकी बात सुनकर सोंग चेंगसू और तेंग बाई ने एक दूसरे की ओर देखा। इस समय दोनों के मन में एक ही विचार आया और वो था इन लोगों से सावधान रहना। आधे घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद कियान यू ने कहा, ये सेक्टर का प्रवेश द्वार है। उसकी बात सुनकर तेंग बाई और सोंग चेंगसू ने उस दिशा में देखा जिधर उसने इशारा किया था। कुछ मिनट गाड़ी चलाने के बाद आखिरकार उन्हें प्रवेश द्वार दिखाई दिया। तेंग बाई की आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। उसने कियान यू की ओर देखते हुए पूछा, श्याओ कियान यू, क्या तुम्हारे पास कोई विशेष क्षमता है? कियान यू ने अपना सिर झुकाया और उलझन में पूछा, यह क्या है? बच्चे की भ्रमित आंखों को देखकर तेंग बाई ने प्रश्न बदल दिया, क्या आप दूर से प्रवेश द्वार देख सकते हैं? कियान यू ने सिर हिलाकर कहा, जी हाँ। बड़े भाई जी यांग ने कहा कि मेरी नज़र अच्छी है, इसलिए उन्होंने मुझे मेहमानों को रास्ता दिखाने में मदद करने के लिए कहा है। उसका जवाब सुनकर सोंग चेंगसू ने अपना सिर हिलाया और धीमी आवाज में बुदबुदाया, मुझे डर है कि यह सिर्फ अच्छी दृष्टि ही नहीं है, बल्कि आप में दृष्टि क्षमता भी है। उनके आने पर कियान यू ने कार का दरवाजा खोला और कार से बाहर कूद गया। उसने प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे 2 गार्डों की ओर इशारा करते हुए कहा, बड़े भाइयों, आप बाद में अंदर जाने के लिए वहां मौजूद दोनों बड़े भाइयों से कह सकते हैं। बोलने के बाद कियान यू तेंग बाई और सोंग चेंगसू का इंतजार किए बिना सेक्टर ई में दौड़ पड़ा। पहरेदारों ने उसे देखा और उसके लिए धातु का फाटक खोल दिया। कार से बाहर निकलने के बाद सोंग चेंगसू ने तारों से ढकी ऊंची धातु की बाड़ को देखा और कहा, ऐसा लगता है कि उन्होंने बाड़ को उच्च वोल्टेज बिजली से लैस करने के लिए पर्याप्त जनरेटर प्राप्त कर लिए हैं। तेंग बाई ने सिर हिलाकर कहा, हम। जब वे दोनों प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो पहरेदारों ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, कैप्टन टेंग, कैप्टन सोंग, हमारे वुलेनडे पर आपका स्वागत है। हमें आपके आगमन की सूचना मिल गई है। कृपया मेरे साथ आइए। उन दोनों ने गार्ड को धन्यवाद दिया और उसके पीछे सेक्टर ई में चले गए। जैसे ही उन्होंने उन चमकदार हरे रंग के शेल हाउसों को देखा, वे दंग रह गए। उनके आश्चर्यचकित चेहरे देखकर गार्ड ने गर्व से कहा, ये शेल हाउस केवल हमारे बेस में ही मौजूद हैं। क्या ये वाकई अनोखे नहीं हैं? सोंग चेंगसू ने उन खोल से बने घरों को देखा और पूछा, क्या हर कोई यहाँ अपनी मर्जी से ये अजीबोगरीब घर बना सकता है? गार्ड ने सिर हिलाते हुए कहा, यहाँ शेल हाउस बनाने के लिए आपको अनुमति लेनी होगी और आपको विशालकाय इल्लियों का शिकार भी खुद ही करना होगा। गार्ड का जवाब सुनने के बाद तेंग बाई को दिलचस्पी हुई और उसने पूछा, अनुमति कैसे प्राप्त करें? गार्ड ने दूर स्थित एक साधारण से दफ्तर की ओर इशारा करते हुए कहा, जो भी व्यक्ति खोखला मकान बनाना चाहता है, उसे मिशन केंद्र से विशेष मिशन स्वीकार करना होगा। हर कोई अपने जीवन में केवल एक बार ही यह मिशन पूरा कर सकता है। असफल होने पर वह इसे दोबारा स्वीकार नहीं कर सकता। मिशन में असफल होने के बाद वह केवल बेस या अन्य लोगों से मकान किराए पर ले सकता है। बोलने के बाद गार्ड ने बाड़ के पास बने छोटे छोटे घरों की ओर इशारा करते हुए कहा, ये घर आम लोगों के एक समूह के हैं। क्योंकि वे खुद विशालकाय इल्लियों का शिकार नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने पर्याप्त सामान इकट्ठा किया और अड्डे से एक घर खरीद लिया। विशेष मिशन स्वीकार करने के उनके अधिकार की बात करें तो अड्डे से घर खरीदने के बाद उन्होंने वह अधिकार खो दिया। गार्ड की लंबी व्याख्या सुनने के बाद सोंग चेंगसू ने सिर हिलाया और कहा, भवन निर्माण सामग्री बचाने का ये वाकई एक अच्छा तरीका है। गार्ड ने उसकी बात से सहमति जताते हुए कहा, जी हाँ भाई जी, वास्तव में बेस के प्रबंधन में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। सोंग चेंगसू और गार्ड बातचीत कर रहे थे, तभी तेंग बाई ने अपने आसपास के माहौल को ध्यान से देखा। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, लगता है ये रिजॉर्ट इलाका रहने के लिए वाकई बहुत उपयुक्त जगह है। यहाँ का तापमान भी बहुत आरामदायक है। पता नहीं कैप्टन शियू ने ऐसा आरामदायक तापमान कैसे बनाया होगा। तेंग बाई की बात सुनकर गार्ड मुस्कुराया, लेकिन उसका सवाल का जवाब देने का उसका कोई इरादा नहीं था। गार्डों से तापमान नियंत्रित करने वाले उपकरण के बारे में कोई जानकारी न मिलने पर तेंग बाई ने यहाँ रहने वाले लोगों का अवलोकन करने का निर्णय लिया। गार्ड ने उसका इरादा भांप लिया, अपनी चाल तेज कर दी और कहा, जल्दी करो और भाई शियू को ज्यादा देर तक इंतजार मत करवाओ। बोलते बोलते उसने अपने कदम तेज कर दिए और जल्द ही वे अड्डे के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। ये देखकर कि वह मेहमानों को लेकर आया है, अड्डे के प्रवेश द्वार पर तैनात पहरेदार ने कहा, अब मैं आगे का काम संभाल लूंगा। अध्याय 200 सफलता। गार्ड ने सिर हिलाया, तेंग बाई और सोंग चेंगसू की ओर मुड़कर देखा और कहा, कैप्टन तेंग, कैप्टन सोंग, अगली बार मिलते हैं। ये कहकर वह सेक्टर ई के प्रवेश द्वार की रखवाली करने के लिए अपनी चौकी पर वापस चला गया।
ये देखकर कि इस बार उनका मार्गदर्शन करने आया व्यक्ति सैन्य अड्डे का एक उच्च श्रेणी का अलौकिक प्राणी था, सोंग चेंगसू ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई और मन ही मन सोचा, ये वुलन अड्डा तो कमाल का है। इनके सभी रक्षक उच्च श्रेणी के अलौकिक प्राणी हैं। गार्ड ने उनकी ओर देखा और कहा, कैप्टन बाय और कैप्टन सोंग, कृपया मेरे साथ आइए। गार्ड के ऐसा कहते ही दूसरे गार्ड ने दीवार पर तैनात गार्डों को काले अयस्क से बने विशाल द्वार को खोलने का संकेत दिया। कुछ ही सेकंड बाद विशाल द्वार धीरे धीरे खुल गया। जब तेंग बाई ने द्वार और दीवार की मोटाई और सामग्री देखी तो उसकी नजरें चमक उठी और उसने सोंग चेंगसू की ओर देखा। उसकी निगाहों को भांपते हुए सोंग चेंगसू ने उसे सिर हिलाकर सहमति दी और वे दोनों तब तक चुप रहे जब तक वे सरकारी दफ्तर के बगल में स्थित सम्मेलन कक्ष में नहीं पहुंच गए। गार्ड द्वारा उन्हें सम्मेलन कक्ष में ले जाने के बाद उसने कहा, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं भाई शियू को सूचित कर देता हूं। तेंग बाई ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। गार्ड के पीछे दरवाजा बंद होने के बाद दोनों ने कमरे का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और फिर कांच की गोल मेज के चारों ओर रखी कुर्सियों पर बैठ गए। इस आलीशान कमरे को देखकर सोंग चेंगसू ने जीभ चटकाते हुए कहा, ये सचमुच स्वर्ग है। तेंग बाई ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या आपने ध्यान दिया है कि इस इमारत में कदम रखने से पहले हमें सुरक्षा जांच के कितने चरणों से गुजरना पड़ता है? उनका सवाल सुनकर सोंग चेंगसू ने अपना सहज भाव हटाकर कहा, हाँ। सुरक्षा स्थिति को देखते हुए कैप्टन शियू के पास काफी मात्रा में आपूर्ति मौजूद है। तेंग बाई ने सिर हिलाते हुए कहा, दीवार बनाने के लिए आवश्यक सामग्री से ही हमारे लोगों का कई वर्षों तक भोजन किया जा सकता है। जैसे ही उसने ये कहा, दोनों चुप हो गए। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और 20 साल की एक युवती खाने पीने की चीजों से भरी ट्रॉली धकेलते हुए अंदर आई। उसने उन दोनों को देखकर मुस्कुराया और ट्रॉली से खाना निकालकर गोल मेज पर रखने लगी। खाना पीना परोसने का काम पूरा करने के बाद उसने मुस्कुराते हुए विनम्रता से कहा, कृपया स्वागत पेय और भोजन का आनंद लें। उसके जाने के बाद सोंग चेंगसू ने घबराकर कहा, भाई तेंग, मुझे जल्दी से एक थप्पड़ मारो। थप्पड़। अपने चेहरे पर हो रहे तेज दर्द को महसूस करते हुए सोंग चेंगसू ने अविश्वास से तेंग बाई की ओर देखा और पूछा, तुमने मेरे चेहरे पर थप्पड़ क्यों मारा? तेंग बाई ने हैरानी से उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुमने अभी अभी मुझे थप्पड़ मारने के लिए नहीं कहा था? उसकी बात सुनकर सोंग चेंगसू तुरंत अवाक रह गया और दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। क्या आपको नहीं पता कि मैं सिर्फ बातें कर रहा हूं और मेरा यह मतलब नहीं है? सोंग चेंगसू ने अपने लाल गालों को सहलाते हुए पूछा, क्या ये खाना सचमुच हमारे लिए है? क्या खाना खत्म होने के बाद वे हमसे आसमान छूती कीमतें वसूलेंगे और अगर हम खाने का भुगतान नहीं कर पाए तो हमें उनके लिए काम करने के लिए मजबूर करेंगे? जब वो हिचकिचा रहा था और सोच विचार कर रहा था तब तक तेंग बाई ने खाना शुरू कर दिया था और कहा, मैंने आखिरी बार 3 दिन पहले खाना खाया था और मुझे अभी से बहुत भूख लग रही है। अगर आप नहीं खाना चाहते तो मैं सारा खाना खत्म कर दूंगा। अगर मुझे इस तरह का खाना कुछ और बार खाने को मिल जाए तो मुझे कुछ दिनों तक यहाँ गाय की तरह काम करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। उसे इतनी तेजी से खाते देख सोंग चेंगसू चिंतित हो गया और बोला, तुम सही कह रहे हो। पहले पेट भर लेते हैं, बाकी समस्याओं को बाद में सुलझाएंगे। तेंग बाई और सोंग चेंगसू भूखे भूतों की तरह भोजन कर रहे थे। वहीं झूलिन अपनी साधना के चरम पर थी। उससे कुछ ही दूरी पर खड़े तूतू और लुकियो उसकी साधना को तेजी से बढ़ते हुए और एक स्तर से दूसरे स्तर पर आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ते हुए देख रहे थे। उनकी निरंतर प्रगति को देखकर लुकियो ने प्रशंसा करते हुए कहा, सच्ची देवी झूलिन वास्तव में 6 लोकों के इतिहास में सबसे प्रतिभाशाली देवी हैं। शैतान देवता को छोड़कर उनकी प्रतिभा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तू ने सिर हिलाया और गर्व से कहा, बिल्कुल, मेरी गुरु जन्म से ही एक सच्ची देवी हैं और उन्हें अपनी साधना के शिखर तक पहुंचने में केवल 200 वर्ष लगे। तू की बात सुनकर लुकियो ने आह भरी और कहा, यह अफसोस की बात है कि मुझे उसके राज्याभिषेक समारोह में शामिल होने का मौका नहीं मिला। तू ने उसके गाल पर थपथपाते हुए कहा, यह अफसोस की बात है कि तुम इसे देखने से चूक गए। जब दोनों अतीत के बारे में बातें कर रहे थे तब झूलिन एक और स्तर पार कर चुकी थी और नवजात आत्मा क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुकी थी। जब वह एक और सीमा पर पहुंची तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और एक गहरी सांस छोड़ी। अपने दांतियान में देखते हुए जब उसने अपने भीतर तैरती हुई अपनी नवोदित आत्मा को देखा तो उसके होठों पर मुस्कान आ गई। जब वह जमीन से उठी और अपने शरीर को फैलाया तो तू और लुकियो उसके पास आ गईं। लुकियो ने मुट्ठी बांधकर ईमानदारी से कहा, सच्ची देवी झूलिन को उनकी साधना का कुछ हिस्सा पुनः प्राप्त करने के लिए बधाई।
झूलिन ने सिर हिलाकर कहा, धन्यवाद उच्च देव लुकियो। हालांकि अपनी पूरी साधना को पुनः प्राप्त करने में अभी लंबा समय लगेगा, लेकिन अभी नवजात आत्मा के स्तर तक पहुंचना ही एक आशीर्वाद है। ये कहने के बाद तू लुकियो के कंधे से कूदकर उसके कंधे पर आ गिरी और फिर पूछा, गुरुजी, क्या मैं अब आपके आध्यात्मिक महल में प्रवेश कर सकती हूँ? झूलिन ने अपने खरगोश की ओर देखा, सिर हिलाया और कहा, हम। सौभाग्य से मेरा आध्यात्मिक महल अभी भी सुरक्षित है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बिंग जियान की आवाज आई, गुरुजी, मैं आपके आध्यात्मिक महल में वापस जाना चाहती हूँ। झूलिन जानती थी कि अपने आध्यात्मिक महल में रहने से बिंग जियान की घायल आत्मा को ठीक होने में मदद मिल सकती है, इसलिए उसने बर्फ के फूल के पेंडेंट से तलवार निकाली और उसे अपने आध्यात्मिक महल में रख दिया। अध्याय 201 दिव्य झरने का जल। ये देखकर कि बिंग जियान झूलिन के आध्यात्मिक महल में प्रवेश कर चुका है, तूने तुरंत कहा, गुरुजी, मैं भी आपके आध्यात्मिक महल में जाना चाहता हूँ। झूलिन के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना तू एक श्वेत प्रकाश में परिवर्तित हो गई और अपने आध्यात्मिक महल में प्रवेश कर गई। कुछ ही क्षणों बाद तू की प्रसन्नता भरी आवाज सुनाई दी, गुरुजी, क्या मैं दिव्य झरने का जल पी सकती हूँ? झूलिन मुस्कुराए और बोली, हम। ज्यादा मत पीना, और याद रखना कि और पीने से पहले शरीर से अशुद्धियों को बाहर निकाल देना चाहिए। इन दिनों तू के भोजन के कारण उसकी नसों और शरीर में कुछ अशुद्धियां जमा हो गई थी। अशुद्धियों के पूरी तरह से निकलने से पहले अधिक मात्रा में दिव्य जल पीने से खरगोश को तीव्र पीड़ा हो सकती है। परिणामों को भली भांति जानते हुए तू ने आज्ञाकारी भाव से कहा, जी स्वामी जी। तू से बात करने के बाद झूलिन ने बर्फ के फूल वाले पेंडेंट से दिव्य झरने के पानी की एक बोतल निकाली और कहा, तुम्हारी ड्रैगन नस की शक्ति के कारण मैं इस क्षेत्र में दिव्य नसें रोपित कर सकती हूँ और अपनी साधना को पुनः प्राप्त कर सकती हूँ। कृपया इसे मेरी कृतज्ञता के रूप में स्वीकार करें। इससे तुम्हारी घायल आत्मा को शीघ्र स्वस्थ होने में मदद मिलेगी। लुकियो ने उसके हाथ से जैक की बोतल ली और ढक्कन खोला। बोतल के अंदर की सामग्री देखकर उसने ढक्कन बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं मना नहीं करूंगा। धन्यवाद सच्चे भगवान झूलिन। जैक की बोतल को अपने आध्यात्मिक महल में रखने के बाद लुकियो ने कहा, वैसे मुझे वह जानकारी मिल गई है जो आप जानना चाहते हैं। उसने उसे एक जैक की पर्ची दी और कहा, उन लोगों के बारे में सारी जानकारी इस पर्ची में दर्ज है, आप पहले इसे देख सकती हैं। झूलिन ने जैक पर्ची उठाए और अपनी दिव्य चेतना से उस पर लिखी बातें पढ़ी। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर हल्की सी शिकन आ गई। लुकियो ने उसका चेहरा देखकर कहा, तुमने सही अनुमान लगाया। इस दुनिया की जो हालत है उसका कारण ये लोग हैं, न कि शैतानी ऊर्जा। दरअसल शैतानी ऊर्जा के कारण ही ये कठपुतलियां इस दुनिया के दिव्य मार्ग से बंधी हुई हैं और इस दुनिया और अन्य प्राणियों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद झूलिन ने कहा, प्रथम देवता लुकियो, क्या आप इन लोगों की आगे जांच कर सकते हैं? मुझे लगता है कि हम 6 लोगों में लौट पाएंगे या नहीं, इसका उत्तर इन्हीं लोगों के पास है। लुकियो ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, नई जानकारी मिलते ही मैं आपसे दोबारा संपर्क करूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। वहां अकेली रह गई झूलिन को शियू वू की कही बात याद आई कि तेंग बाय और सोम चेंगसू आ जाने वाले हैं। कुछ करने को न होने पर उसने सम्मेलन कक्ष जाने का फैसला किया। जब वह वहां पहुंची तो कर्मचारियों ने उन्हें देखा और कहा, सुप्रभात सुश्री झू, आपके मेहमान आ गए हैं। झूलिन ने सिर हिलाकर पूछा, वे कहाँ हैं? कर्मचारी खड़े हो गए और बोले, कृपया मेरे साथ आइए। कर्मचारी द्वारा उन्हें लिफ्ट तक ले जाने के बाद दोनों लिफ्ट में दाखिल हुए और कर्मचारी ने नंबर प्लेट पर 10वां बटन दबा दिया। जब लिफ्ट 10वीं मंजिल पर पहुंची तो कर्मचारी ने कहा, सुश्री झू, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? झूलिन ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, आप क्या पूछना चाहते हैं? कर्मचारियों ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा और पूछा, सुश्री झू, हमारे पास अभी कितने जनरेटर हैं? झूलिन ने अपना सिर थोड़ा झुकाकर पूछा, आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? कर्मचारियों ने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए कहा, खैर, जून की दुनिया का अंत शुरू हो रहा है, तो यही एक जगह है जिसके बारे में मुझे पता है जहां अभी भी मुफ्त बिजली मिलती है। हमारे पास लिफ्ट भी है और सेक्टर ई की रक्षा के लिए हाई वोल्टेज बार बनाने के लिए पर्याप्त बिजली भी है। हमारे पास इन सभी उपकरणों को चलाने के लिए बहुत सारे जनरेटर होने चाहिए, है ना? कर्मचारियों के जिज्ञासु भावों को देखकर झूलिन ने सच्चाई से जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि हमारे पास कितने जनरेटर हैं। मुझे खेद है कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती।
कर्मचारियों को लगा कि झूलिन उन्हें असली जवाब नहीं बताना चाहती, इसलिए उन्होंने जल्दी से अपना सिर हिलाया और हाथ ऊपर उठाकर कहा, नहीं 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 मिस छू, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने ही अपनी सीमा पार की और ऐसी गोपनीय जानकारी मांगी। इससे पहले कि झूलिन कह पाती कि उनका मतलब यह नहीं था, लिफ्ट का दरवाजा खुला और कर्मचारियों ने तुरंत कहा, कृपया इधर आइए मिस छू। ये देखकर कि कर्मचारी अब उस विषय पर बात नहीं करना चाहते, झूलिन उनके पीछे पीछे एक कॉन्फ्रेंस रूम में चली गई। कर्मचारियों ने पहले दरवाजा खटखटाया, फिर दरवाजा खोलकर कहा, सुश्री झू, कैप्टन तेंग और कैप्टन सोंग अंदर इंतजार कर रहे हैं। जब उस महिला ने ऊपर देखा तो वह जो कुछ भी देखा उससे दंग रह गई। गोल कांच की मेज पर खाली कटोरे, प्लेटें और गिलास ऊंचे ढेर में रखे थे, जबकि दो आदमी उसे और झूलिन को देख रहे थे। उनके सुंदर चेहरे आश्चर्य और शर्मिंदगी से भरे हुए थे। झूलिन कर्मचारियों के पीछे खड़ी होकर उससे पूछने लगी, क्या हुआ है? होश में आने के बाद कर्मचारी ने तुरंत कहा, कुछ नहीं हुआ। चूंकि मुझे अभी काम करना है, इसलिए मैं पहले जा रही हूँ। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुलाने के लिए बटन दबा दें। ये शब्द कहकर कर्मचारी जल्दी से चले गए। किसी डरावनी चीज से भागती हुई सी लग रही झूलिन ने उसकी पीठ को देखकर उलझन में अपना गाल खुजलाया। सिर हिलाकर उसने दरवाजा बंद किया और तेंग बाई और सोन चेंगसू की ओर मुड़ी। ये देखकर कि उन्होंने खाना बंद कर दिया है, वह मुस्कुराए और उनसे कहा, कैप्टन टेंग और कैप्टन सोंग, आप दोनों को फिर से देखकर अच्छा लगा। तेंग बाई ने गीले कपड़े से अपने होंठ और हाथ पोंछे, खड़े हुए और बोले, नमस्कार मिस छू। मुझे खेद है कि हम इतनी कम सूचना पर आए हैं। झूलिन ने सिर हिलाया और बैठ गई। तेंग बाई के बैठने के बाद उसने चाय के प्याले निकाले और आध्यात्मिक चाय बनाते हुए कहा, कैप्टन तेंग, मुझे परेशान मत कीजिए। आप पहले अपना भोजन समाप्त कर लीजिए। अध्याय 202, क्या वे प्रेमी हैं? ये देखकर कि झूलिन को कोई आपत्ति नहीं है, तेंग बाई ने मन की शांति के साथ खाना जारी रखा। 5 मिनट बाद झूलिन ने उन दोनों के लिए एक एक कप आध्यात्मिक चाय डाली और कहा, ये चाय पाचन में सहायक है। कुछ देर बाद तेंग बाई और सोन चेंगसू ने अपना शानदार भोजन समाप्त कर लिया। झूलिन ने कर्मचारियों से मेज साफ करने को कहा और फिर उनकी ओर देखकर पूछा, आप दोनों आज यहाँ क्यों आए हैं? खुशमिजाज मूड में सोन चेंगसू ने मुस्कुराते हुए कहा, हम यहाँ कप्तान शिव के साथ सहयोग पर चर्चा करने आए हैं। उसकी बात सुनकर झूलिन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई और कहा, अगर बात सहयोग की है तो मुझे लगता है कि कैप्टन सोंग को मुझसे बात करने के बजाय शिवू से बात करनी होगी। लेकिन मैंने सुना है कि आप भी मुझसे मिलना चाहते हैं, इसलिए आपके यहाँ आने का कोई और मकसद जरूर होगा। उनकी बात सुनकर सोन चेंगसू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सुश्री झू बिल्कुल सही कह रही हैं। वुलिन बेस के साथ सहयोग पर चर्चा करने के अलावा हम यहाँ सुश्री झू से एक मदद मांगने भी आए हैं। आप मुझसे किस तरह का एहसान चाहते हैं? झूलिन ने शांत भाव से पूछा। उनके शांत भाव को देखकर तेंग बाई ने कहा, हमें खबर मिली है कि सुश्री झू ने हाइड्रोपोनिक तकनीक का उपयोग करने के बजाय जमीन पर सफलतापूर्वक फसलें उगाई हैं, इसलिए हम आपसे मार्गदर्शन लेने आए हैं। झूलिन ने जैसे ही यह सुना, उसे तुरंत उनके आज यहाँ आने का असली मकसद समझ आ गया। वे शिवू के साथ सहयोग पर चर्चा नहीं करना चाहते, बल्कि उनकी कृषि भूमि का रहस्य जानना चाहते हैं। चूंकि झूलिन ने पहले उनकी मदद इसलिए की थी ताकि वे उसकी मदद के बिना जीवित रह सके, इसलिए उसे उनके पूछने पर कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि इस भूमि पर फसलें उगाने का कारण यह है कि यहाँ दिव्य ऊर्जा की नसें और लुकियू की ड्रैगन नस मौजूद हैं। अन्य स्थानों के बारे में वह निश्चित नहीं थी कि मिट्टी में व्याप्त प्रबल राक्षसी ऊर्जा के कारण वहां फसलें उगाई जा सकती हैं या नहीं। उन्हें वहां चुपचाप गहरी सोच में डूबी बैठी देखकर तेंग बाई और सोन चेंगसू ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ पल की चुप्पी के बाद तेंग बाई ने कहा, अगर सुश्री झू को कोई आपत्ति न हो तो हम आपसे ये तकनीक खरीदना चाहेंगे। झूलिन ने काफी देर तक सोचा और फिर उसकी ओर देखकर कहा, कैप्टन टेंग, ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ तकनीक साझा नहीं करना चाहती, बल्कि समस्या मिट्टी में है, न कि फसल उगाने के तरीके में। उसकी बातें सुनकर तेंग बाई ने निराशा से अपनी नजरें झुका लीं। सैन्य अड्डे पर इस समय सबसे बड़ी समस्या सैनिकों की कमी नहीं, बल्कि भोजन, पानी और अन्य आवश्यक सामग्री की कमी है। आज वुलिन बेस आने से पहले उसके मामा ने उसे कई बार इस मामले की अहमियत याद दिलाई थी, लेकिन झूलिन की बातों से लगता है कि आज उसके लिए वांछित जानकारी वापस लाना नामुमकिन है। उसके निराश चेहरे को देखकर झूलिन ने थोड़ी देर सोचा और कहा, क्यों न मैं पहले आपको खेत दिखाने ले जाऊं। जब उसने पूछा तो सोन चेंगसू ने तुरंत कहा, ठीक है।
तो हम आपकी उदारता के लिए सुश्री झू को धन्यवाद देना चाहते हैं। झू लिन ने उसके उत्साहित चेहरे को देखकर मुस्कुरा दिया। उसने चाय के सेट को वापस बर्फ के फूल वाले पेंडेंट में रखा और कहा, कृपया मेरे साथ आइए। उसके बाद वे तीनों सम्मेलन कक्ष से बाहर निकले और लिफ्ट की ओर चल दिए। लिफ्ट के अंदर खड़े होकर सोंग चेंगसू ने अचानक पूछा, मिस झू, क्या आपको पता है कि कैप्टन शिव को वुलिन बेस को बिजली देने के लिए इतने सारे जनरेटर कहाँ से मिले? हमारे सैन्य अड्डे में तो लिफ्ट जैसी सुविधा भी नहीं है। झू लिन ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि हम जनरेटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि अलौकिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न बिजली का उपयोग कर रहे हैं। अलौकिक शक्तियों के कई समूह दिन में 3 बार बैटरी चार्ज करते हैं और बारी बारी से काम करते हैं। जैसे ही उसने ये कहा, तेंग बाई और सोंग चेंगसू दंग रह गए। उन दोनों ने कभी सोचा भी नहीं था कि शी वू जनरेटर का इस्तेमाल करने के बजाय बिजली की शक्ति से बेस को बिजली मुहैया कराएगी। यह विचार तो अद्भुत है, लेकिन वास्तविकता में इसे लागू करना लगभग असंभव है। सबसे शक्तिशाली आक्रमण क्षमता वाले तत्व के रूप में बिजली तत्व की क्षमता रखने वाले ये लोग शक्ति के शिखर पर हैं। उनके लिए स्वेच्छा से शक्ति भंडार के रूप में काम करने के लिए वुलिन के इस अड्डे को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। जब तेंग बाई और सोंग चेंगसू इन लोगों को काम पर रखने की कीमत का अनुमान लगा ही रहे थे कि लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। झू लिन जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकली, उसे शिवू की आवाज सुनाई दी जो उसे पुकार रही थी, जियो लिन। झू लिन ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और उसे आते हुए देखा और पूछा, क्या बैठक समाप्त हो गई है? शिवू ने सिर हिलाया और कहा, मैंने अभी हुआंग येहांग और बाकी लोगों को भेज दिया है। तुम्हारा क्या? तुम कहाँ जा रहे हो? झू लिन ने तेंग बाई और सोंग चेंगसू की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं कप्तान तेंग और कप्तान सोंग को खेतों का भ्रमण कराने ले जाऊंगी। उसकी बात सुनकर शिवू ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे तेंग बाई और सोंग चेंगसू दिखाई दिए। उसने उन्हें सिर हिलाकर अभिवादन किया और कहा, चूंकि कप्तान तेंग और कप्तान सोंग हमारी कृषि भूमि में रुचि रखते हैं, इसलिए मैं आप दोनों के साथ घूमने चलूंगा। इतना कहकर उसने झू लिन का हाथ पकड़ा और दोनों सम्मेलन कक्ष से बाहर चले गए। उनके पीछे चल रहे सोंग चेंगसू ने तेंग बाई की बांह को हल्के से छूते हुए फुसफुसाया, भाई तेंग, क्या आपको लगता है कि वे प्रेमी हैं? तेंग बाई ने उसकी ओर देखा, फिर शिवू और झू लिन के आपस में जुड़े हाथों की ओर देखा और कहा, दूसरों के निजी जीवन में दखल मत दो, वरना तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी। सोंग चेंगसू ने अपनी जीभ चटकाते हुए कहा, तुम अभी भी पहले की तरह ही उबाऊ हो। उसकी बात सुनकर तेंग बाई ने बस एक नज़र उस पर डाली और उसे अनसुना कर दिया। चारों 40 मिनट से ज्यादा पैदल चलने के बाद खेती वाले इलाके में पहुंचे। सामने फैले हरे भरे खेतों को देखकर तेंग बाई और सोंग चेंगसू की आंखें उथल पुथल भरी भावनाओं के कारण थोड़ी लाल हो गईं। अध्याय 203, फार्म का भ्रमण करें। दुनिया के अंत की शुरुआत के बाद पहली बार तेंग बाई और सोंग चेंगसू को एहसास हुआ कि मानवता के लिए अभी भी उम्मीद बाकी है। उनके सामने का रास्ता अब अंधकार में और निराशाजनक नहीं रहा और आखिरकार उन्हें रोशनी दिखाई दी। अपनी खुशी से उबरने में उन्हें कुछ समय लगा। शांत होने के बाद तेंग बाई ने अपने सामने हरे भरे खेतों को देखा और पूछा, सुश्री झू, आप इतनी बड़ी कृषि भूमि का प्रबंधन कैसे करती हैं? झू लिन ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं सिर्फ बीज मुहैया कराती हूँ, खेतों का प्रबंधन नहीं करती। खेतों का प्रबंधन तो वे लोग ही करते हैं। उसकी बातें सुनकर तेंग बाई और सोंग चेंगसू ने खेतों की ओर देखा और पाया कि कई अलौकिक प्राणी लकड़ी और जल तत्वों की शक्तियों का उपयोग करके फसलें उगा रहे थे। इनके अलावा प्रकाश, धातु और उपचार क्षमताओं वाले अलौकिक प्राणी भी खेतों में काम कर रहे थे। ये देखकर सोंग चेंगसू ने उत्सुकता से पूछा, उपचार करने की क्षमता रखने वाले अलौकिक प्राणी खेतों में काम क्यों करते हैं, अस्पताल में क्यों नहीं? शिवू ने उसका सवाल सुना और कहा, हम ये देखना चाहते हैं कि क्या इसकी उपचार क्षमता प्रलयकारी वायरस के खिलाफ प्रभावी है, इसलिए हम मिट्टी पर प्रयोग कर रहे हैं। ये सुनकर तेंग बाई ने शिवू को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। अब तक सैन्य अड्डे पर उपचार क्षमता वाले केवल 3 लोगों का पंजीकरण हुआ है, लेकिन खेतों में काम करने वाले लोगों की एक अनुमानित गिनती से पता चलता है कि इस समय वहां कम से कम 10 से 20 लोग उपचार क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। तेंग बाई और सोंग चेंगसू द्वारा कुछ और बुनियादी सवाल पूछे जाने के बाद शिवू ने कहा, चूंकि आप दोनों का हमारे यहाँ आना दुर्लभ है, इसलिए मैं कप्तान तेंग और कप्तान सोंग को अपना नया पशुपालन केंद्र दिखाऊंगा। ये शब्द सुनते ही सोंग चेंगसू ने आश्चर्य से पूछा, क्या आपके यहाँ पशुपालन भी होता है? क्या अभी यहाँ कोई सामान्य जानवर हैं?
शियुवू ने सिर हिलाते हुए कहा, हम जो पशु पालते हैं वे सभी उत्परिवर्ती जानवर हैं। ये भी जी यांग का ही विचार है। उसने कहा कि हमें अपने आहार में संतुलन बनाए रखना चाहिए, इसलिए उसने उत्परिवर्ती जानवरों का शिकार करने के बजाय पशुपालन का सुझाव दिया। इसके अलावा कृषि भूमि और पशुपालन को बढ़ावा देकर हमारा केंद्र आम लोगों के लिए अधिक आजीविका और रोजगार के अवसर प्रदान कर सकता है। उनकी शांत प्रतिक्रिया सुनकर सोंग चेंगसू अवाक रह गए। जहां आम लोग विकृत जानवरों को दुश्मन मानते हैं और उनसे डरते हैं, वहीं ये लोग उन्हें पालतू पशुओं की तरह पालने का साहस करते हैं। इतना ही नहीं, वे अपने आधार का विस्तार करते समय आम लोगों के जीवन का भी ध्यान रखते हैं। आज की दुनिया में आम लोग ऐसा नहीं करते। लगभग आधा घंटा चलने के बाद शियुवू उन्हें एक बड़े पशुपालन केंद्र में ले गया। बाड़ों और पिंजरों के पीछे पाले जा रहे उन अजीब जानवरों को देखकर सोंग चेंगसू ने खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, कैप्टन शियू, आपने इन जानवरों को कैसे इकट्ठा किया? इन्हें जिंदा पकड़ना तो मुश्किल ही रहा होगा, है ना? शियुवू ने लोगों से भरी एक इमारत की ओर इशारा करते हुए कहा, हम आम लोगों और अलौकिक शक्तियों से सामान खरीदते हैं। साथ ही हम जीवित जानवरों के लिए मांस की कीमत से 5 गुना अधिक कीमत देते हैं। जैसे ही सोंग चेंगसू ने बोलना समाप्त किया, उसने एक विशाल रेफ्रिजरेटर ट्रक को इमारत की ओर आते देखा। कुछ ही देर बाद कुछ लोग नीचे उतरे और ट्रक से एक बड़ा बर्फ का डिब्बा निकाला। मजदूरों की मदद से उन्होंने एक थैले की सहायता से बर्फ के डिब्बे को इमारत के अंदर पहुंचाया। ये देखकर सोंग चेंगसू ने उत्सुकता से पूछा, आइस बॉक्स में क्या है? मुझे नहीं पता, शियुवू ने शांत भाव से उत्तर दिया। सोंग चेंगसू बहुत उत्सुक था और उसने पूछा, क्या हम एक नज़र डाल सकते हैं? शियुवू ने सिर हिलाया और उन्हें इमारत के पीछे स्थित गोदाम में ले गया। गोदाम में पहुंचते ही एक कर्मचारी ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, भाई शियू, आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या आपको हमसे कुछ पहुंचाना है? शियुवू ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने अभी सामान का एक बड़ा जत्था आते देखा। वे आज क्या लाए हैं? ये कर्मचारी मिंग वेई भाड़े के सैनिकों के दस्ते का सदस्य है, इसलिए वह जानता है कि बर्फ के डिब्बे में क्या है, क्योंकि उन्होंने इसे कल रात ही पकड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कल रात हमें यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक जमी हुई झील मिली और मेरे कप्तान ने वहां जाकर खोजबीन करने का फैसला किया। सौभाग्य से हमें बर्फ में फंसा हुआ एक विशाल ऑक्टोपस मिल गया, इसलिए हमने इसे बेस को बेचने का फैसला किया। इतना कहकर उसने चारों ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, भाई शियू, कृपया हमें अधिक कीमत दीजिए। हमें जानकारी मिली है कि तापमान में अचानक गिरावट के कारण बाहर मौजूद अधिकांश सामग्री और आपूर्ति खराब हो गई है और अब हमारे पास आपूर्ति की कमी है। अगली ठंड पड़ने से पहले पर्याप्त आपूर्ति प्राप्त करने की हमारी एकमात्र उम्मीद आप ही हैं। उसकी बात सुनकर शियुवू ने थोड़ी देर सोचा और कहा, तुमने कहा कि यह विशाल ऑक्टोपस जमी हुई झील में फंसा हुआ था। उस मजदूर ने सिर हिलाकर कहा, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। हमें ये भी पता चला है कि इस विशाल ऑक्टोपस के अलावा जमे हुए झील में कई विशालकाय उत्परिवर्ती जीव फंसे हुए हैं। सौभाग्य से झील जमी हुई थी, वरना अगर वे उत्परिवर्ती जीव बाहर आकर हम पर हमला करते तो हम मुसीबत में पड़ जाते। साथ ही ली हुआ अड्डे और उसके आसपास के अन्य छोटे अड्डों के लोग भी उन जमे हुए उत्परिवर्ती जीवों को इकट्ठा करने के लिए वहां गए थे। उसकी बात सुनकर शियुवू ने उसकी ओर देखा और कहा, ठीक है, मैं जी यान को इस बारे में बता दूंगा और उससे भुगतान बढ़ाने के लिए कहूंगा। शियुवू की बातें सुनकर मजदूर की आंखें चमक उठीं। चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए उसने कहा, धन्यवाद भाई शियू। जब मजदूर अपना काम करने चला गया तो तेंग बाई ने पूछा, कैप्टन शियू, सब्जियों और पानी बेचने के अलावा क्या आप मांस भी बेचते हैं? शियुवू ने उसकी ओर मुड़कर देखा और कहा, हाँ, क्या हमें मूल्य सूची मिल सकती है? तेंग बाई ने फिर पूछा। शियुवू ने सिर हिलाया, इमारत की ओर इशारा किया और कहा, कैप्टन टेंग को मूल्य सूची वहां या सार्वजनिक कार्यालय में मिल सकती है। अध्याय 204, शियुवू का सुझाव। ये कहने के बाद शियुवू ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, अगर कप्तान टेंग हमारे अन्य उत्पाद भी खरीदना चाहते हैं तो आप अधिक विस्तृत जानकारी के लिए सार्वजनिक कार्यालय जा सकते हैं। चूंकि आज वुलेन अड्डे पर आने का उनका उद्देश्य कृषि भूमि के रहस्यों को जानना है, इसलिए तेंग बाई ने कहा, उससे पहले क्या हम कृषि भूमि और बीजों के बारे में चर्चा कर सकते हैं? उसकी बात सुनकर शियुवू ने झूलिन की ओर देखा। उसकी निगाहें झूलिन पर टिक गईं और वह उसके पास जाकर धीरे से बोली, शियुवू, मुझे नहीं लगता कि हमारे अड्डे के बाहर की जमीन पर फसलें उग सकती हैं।
शियुवू ने उसकी ओर देखा और समझ गई कि वे उस मिट्टी में फसलें उगा सकते हैं क्योंकि दिव्य ऊर्जा ने उस भूमि को प्रदूषित करने वाली राक्षसी ऊर्जा को शुद्ध कर दिया था। लेकिन एक अन्य क्षेत्र में मिट्टी अभी भी राक्षसी ऊर्जा से दूषित थी, जिसके कारण तेंग बाई और अन्य लोगों के लिए उस मिट्टी में फसलें उगाना असंभव था। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद शियुवू ने तेंग बाई की ओर देखा और कहा, मैं पहले इस मामले पर दूसरों से चर्चा करूंगा। हम आपको बाद में अपने निर्णय की सूचना देंगे। उनकी बात सुनकर तेंग बाई समझ गया कि आज जवाब मिलना नामुमकिन है। चूंकि वे खाली हाथ नहीं लौट सकते थे, सोंग चैंगसू ने कहा, तो हम वापस जाने से पहले सरकारी दफ्तर जाएंगे। आज हमारे साथ आने के लिए धन्यवाद कप्तान शियू और सुश्री झू। ये कहकर सोंग चैंगसू निराश तेंग बाई के साथ चला गया। उनके जाने के बाद शियू ने झू लिन की ओर देखकर पूछा, शाओ लिन, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? झू लिन ने सिर हिलाकर कहा, चलो पहले वापस चलते हैं। यहाँ बात करने का अच्छा समय नहीं है। शियू ने गोदाम में सुपरवाइजर से थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वे दोनों विला लौट आए। उन्हें एक साथ वापस आते देख जियांग ने पूछा, क्या हुआंग यहांग और बाकी लोग पहले ही चले गए हैं? शियू ने सिर हिलाया, फिर सोफे पर बैठ गया और बोला, उन लोगों से बात करना आसान नहीं है। यह ज़ॉम्बी से लड़ने से भी ज्यादा थकाने वाला है। जियांग ने उसका थका हुआ चेहरा देखा, उसे एक गिलास पानी दिया और कहा, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। जब उसने झू लिन को पानी का एक और गिलास दिया तो उसने अपना सिर हिलाकर कहा, मुझे अब और खाने पीने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर टैन वेई ने चिंता से पूछा, क्यों? क्या आप डाइट पर हैं? आप तो पहले से ही बहुत खूबसूरत दिखती हैं। आप डाइट के जरिए खुद को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। झू लिन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने आज सुबह नवजात आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है, इसलिए मुझे अब भूख या प्यास नहीं लगेगी। उसकी बात सुनकर टैन वेई और जियांग थोड़े हैरान हुए, जबकि शियू ने उसे हल्के से भौहें चढ़ाकर देखा। काफी देर की चुप्पी के बाद शियू ने पूछा, क्या तुम जाना चाहती हो? झू लिन ने सिर हिलाते हुए कहा, अभी नहीं। जब तक मैं निर्वाण प्राप्त करके स्वर्ग का द्वार नहीं खोल लेती, तब तक मैं इस दुनिया को नहीं छोड़ सकती। तब तक मैं यहीं रहूंगी और आपकी मदद करूंगी। ये कहकर झू लिन ने अपने आध्यात्मिक महल में झांका और देखा कि तू खाली जैड की बोतलों में छोटे तालाब से दिव्य झरने का जल भर रही थी। उस छोटे से तालाब को देखकर झू लिन को पहले वाली विशाल झील याद आ गई और वह केवल आह भर सकी। उसने कुछ देर सोचा और बोली, तू मुझे बहुत सारा दिव्य जल चाहिए। क्या तुम मुझे दिव्य जल को बड़े पात्रों में भरने में मदद कर सकती हो? उसकी बातें सुनकर तू ने अपने आध्यात्मिक महल में आकाश की ओर देखा और कहा, मेरे पास अभी भी कुछ खाली प्लास्टिक की बाल्टियां हैं। क्या मैं उनमें दिव्य झरने का जल संग्रहित कर सकती हूँ? झू लिन ने ज़ॉम्बी और म्यूटेंट के प्रति दिव्य ऊर्जा के आकर्षण के बारे में सोचा और कहा, दिव्य झरने के जल को उन प्लास्टिक के बैरलों में डालो और उसे एक अवरोधक से सील कर दो। सुनिश्चित करो कि दिव्य ऊर्जा बाहर न निकले। तू ने सिर हिलाकर कहा, जी स्वामी जी। तू से बातचीत करने के बाद झू लिन ने तीनों चुप बैठे लोगों की ओर देखा और कहा, मुझे आप तीनों से कुछ कहना है। उसके गंभीर चेहरे को देखकर शियू ने सावधानी से पूछा, आप हमें क्या बताना चाहती हैं? झू लिन ने एक छोटी सी जैड की बोतल निकाली और कहा, आज कप्तान तेंग और कप्तान सोंग का हमारे यहाँ आने का एकमात्र उद्देश्य है हमारी फसलों की सफल खेती के रहस्य को जानना। लेकिन हमारी सफलता का कारण दिव्य शिराएं हैं, इसलिए हम उन्हें इसके बारे में नहीं बता सकते। हालांकि मैं इस क्षेत्र के बाहर और अधिक दिव्य शिराएं लगाना चाहता हूँ, लेकिन उच्च देवता लुकियू की ड्रैगन शिरा के बिना यह असंभव है। कुछ क्षणों के मौन के बाद उन्होंने कहा, आज सुबह जब मैंने नवोदित आत्मा लोक में प्रवेश किया तो मैंने अपने आध्यात्मिक महल को पुनर्स्थापित किया। ये दिव्य जल मेरे आध्यात्मिक महल से आया है और इसमें उच्च घनत्व वाली दिव्य ऊर्जा समाहित है। यद्यपि ये दिव्य जलधाराओं जितना उत्तम नहीं है, फिर भी यह मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए पर्याप्त है, जिससे अन्य लोग उस मिट्टी पर फसलें उगा सकते हैं। उसकी व्याख्या सुनने के बाद जियांग ने पूछा, तो आप मिट्टी की मरम्मत के लिए दिव्य जलधाराओं का उपयोग करने के बजाय इस दिव्य झरने के जल का उपयोग करना चाहती हैं? झू लिन ने सिर हिलाकर उससे कहा, बिल्कुल सही। मैंने पाया है कि दिव्य ऊर्जा शैतानी ऊर्जा को शुद्ध कर सकती है। अगर हम दिव्य झरने के जल को खाद के रूप में इस्तेमाल करें तो शायद हम अपने अड्डे के बाहर की जमीन पर फसल उगा सकें। अपनी बात समाप्त करने के बाद शियू ने कहा, अन्य स्थानों पर दिव्य झरने का जल वितरित करने से पहले आइए पहले एक प्रयोग करके देखें। जियांग ने उसकी ओर देखकर पूछा, लाओ शियू, क्या तुम सेक्टर ई में प्रयोग करना चाहते हो? शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, दीवार के बाहर
मिट्टी की गुणवत्ता बाकी जगहों जैसी ही है। हालांकि हवा की स्थिति बेहतर है, लेकिन मिट्टी में अभी भी प्रलयकारी वायरस मौजूद है। इसलिए हम सेक्टर ई में ये प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम फसल उगाने और खेत की देखभाल करने के लिए लोगों की भर्ती हेतु एक मिशन भी भेज सकते हैं। अध्याय 205 कोंग यिक्सुन और वान शेंगे का आगमन। जी यांग ने शियुवू की बातों पर थोड़ी देर सोचा, फिर सिर हिलाकर कहा, ठीक है, चलो लाओ शियू के सुझाव का पालन करते हैं। उसने झूलिन की ओर देखकर कहा, शाओलिन, क्या तुम मुझे थोड़ा और दिव्य जल और बीज दे सकती हो? फसल को कटाई के लिए तैयार होने में कम से कम 2 महीने लगेंगे, इसलिए मेरे पास अभी बीज नहीं है। झूलिन ने सिर हिलाया, कुछ प्लास्टिक के डिब्बे और 100 से अधिक बीजों के थैले निकाले और पूछा, क्या ये पर्याप्त हैं? जी यांग ने सिर हिलाया, प्लास्टिक के डिब्बे और बीजों के थैले अपनी जगह पर रखे और कहा, मैं पहले मिशन का इंतजाम करूंगा और सेक्टर ई में खेती के लिए जगह ढूंढूंगा। आप लोगों से बाद में मिलते हैं। लाओ यांग, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। टैन वेई ने उसके पीछे पीछे बाहर जाते हुए कहा। जब वहां सिर्फ वे दोनों ही रह गए तो शियुवू ने झूलिन की ओर देखकर कहा, मैं दोपहर का खाना बनाने जा रही हूँ। क्या तुम सच में कुछ नहीं खाना चाहती? शियुवू जानता था कि उसे वास्तव में कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है और इस दुनिया का खाना उसकी नसों में अशुद्धियां ही पैदा करेगा। लेकिन इन सब बातों को जानते हुए भी वह हमेशा की तरह उसे खाना खिलाना चाहता था। उसे अच्छा लगता था जब वे दोनों इतने करीब होते थे कि साथ में खाना खाते और रहते थे, जिससे उसे कुछ हद तक सुरक्षा का एहसास होता था। उसके द्वारा बनाए गए स्वादिष्ट व्यंजनों के बारे में सोचते हुए झूलिन एक पल के लिए हिचकिचाई, सिर हिलाया और शर्माते हुए बोली, मैं खाना चाहती हूँ। उसके शर्म से लाल हुए चेहरे को देखकर शियुवू मुस्कुराया और खड़ा हो गया। उसने उसके गालों को सहलाते हुए धीरे से कहा, काम खत्म होने पर मैं तुम्हें बुला लूंगा। 1 घंटे बाद जब वे दोनों साथ में दोपहर का भोजन कर रहे थे तो माओ यान ने बड़ी महोगनी की मेज के पीछे बैठे हुए कोंग यिक्सुन और वान शेंगे की ओर देखा। काफी देर की चुप्पी के बाद उसने पूछा, प्रोफेसर कोंग, क्या आप अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं कर सकते? कोंग यिक्सुन ने सिर हिलाकर कहा, माफ कीजिए कमांडर माओ, मुझे अपने छोटे भाई की देखभाल करनी है, इसलिए मुझे वुलिन बेस जाना होगा। नींद से भरी लेकिन ठंडी आंखों को देखकर माओ यान समझ गया कि दोबारा वही सवाल पूछना बेकार है। चूंकि वह उसे रोक नहीं सकता था, माओ यान ने आह भरी और थके हुए स्वर में कहा, ठीक है, इन कुछ महीनों में आपकी सेवा के लिए धन्यवाद। प्रोफेसर कोंग और मेजर जनरल वान, आप जा सकते हैं। माओ यान द्वारा उनके त्यागपत्र स्वीकार करने के बाद कोंग यिक्सुन और वान शेंगे कार्यालय से चले गए। माओ यान अपनी कुर्सी पर घूमे, फर्श से छत तक फैली कांच की खिड़की से बाहर देखा और थकी हुई आह भरी। लंबे मौन के बाद विशाल कार्यालय में एक धीमी और थकी हुई आवाज सुनाई दी, हाँ, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। अब समय आ गया है कि युवा पीढ़ी दुनिया का नेतृत्व करे। औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद कोंग यिक्सुन और वान शेंगे अपने बैग पीठ पर लादे हुए सैन्य अड्डे से निकल गए। जैसे ही वे गाड़ी चलाकर जाने लगे, दीवार की रखवाली कर रहे सैनिकों ने जाती हुई गाड़ी को देखा और समझ गए कि उन्होंने एक और बलवान सैनिक और प्रतिभाशाली वैज्ञानिक को खो दिया है। जब सैन्य अड्डे के ऊपर आसमान में उदासी छा गई तो कोंग यिक्सुन और वान शेंगे 5 घंटे बाद सेक्टर ई के बाहर पहुंचे। रिजॉर्ट को ढके घने कोहरे को देखकर कोंग यिक्सुन ने पूछा, क्या आपको यकीन है कि वुलिन बेस यही है? वान शेंगे ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा, फिर अपने बैग से एक नक्शा निकाला और उसका ध्यान से अध्ययन किया। थोड़ी देर बाद उसने नक्शे से नजरें उठाकर कहा, मुझे पूरा यकीन है कि यही वुलिन अड्डे का स्थान है। घने कोहरे को देखते हुए उसके भ्रमित चेहरे को देखकर कोंग यिक्सुन ने एक पल सोचा और कहा, चलो उस बच्चे से पूछते हैं। बोलने के बाद उसने अपने बैग से एक छोटा संचार उपकरण निकाला और उसे चालू किया। कुछ सेकंड तक सही चैनल खोजने के बाद उसे एक बीप की आवाज सुनाई दी और उसने कहा, मैं तुम्हारे अड्डे के बाहर हूँ, बच्चे बाहर आ जाओ। जैसे ही उसने संचार उपकरण चालू किया, जियांग अपने बड़े चचेरे भाई के शब्द सुनकर अवाक रह गया। कोंग यिक्सुन उससे केवल 2 साल बड़ा था, लेकिन वह हमेशा उसके साथ बच्चे जैसा व्यवहार करता था। जियांग ने आह भरी और बेबसी से कहा, मेरा वहीं इंतजार करो, जल्दी आओ। कोंग यिक्सुन की नींद भरी आवाज फोन से आए और उसने जियांग के जवाब का इंतजार किए बिना ही कॉल काट दी। संचार उपकरण को एक तरफ रखने के बाद जियांग ने अपने सामने बैठे टैन वेई की ओर देखा और कहा, बड़े भाई यिक्सुन पहले से ही सेक्टर ई के बाहर इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर टैन वेई की आंखें चमक उठी और उसने पूछा, क्या बड़े भाई यिक्सुन भविष्य में हमारे साथ रहेंगे?
जियांग ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। जब हम सैन्य अड्डे से निकले तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उसने बस मुझसे हमारे अड्डे का समन्वय और स्थान बताने को कहा था। इससे पहले कि तानवेई और कुछ पूछ पाते, वह खड़ा हो गया और बोला, खेती के काम के लिए आवेदन करने वाले लोगों की सूची बनाने में मेरी मदद करो। मैं उसे व्यवस्थित करने के बाद जितनी जल्दी हो सके वापस आऊंगा। ये कहकर जियांग जल्दी से कोंग येक्सुन को लेने चला गया। उसके तेज कदमों को देखकर टैनवेई ने सिर हिलाया और लिंग और उम्र के अनुसार नामों की सूची बनाना जारी रखा। 30 मिनट से अधिक इंतजार करने के बाद वान शेंगे ने कोंग येक्सुन को जगाया और कहा, येक्सुन, तुम्हारा छोटा भाई यहाँ है। वान शेंगे ने उसे कुछ बार धक्का दिया, जिसके बाद कोंग येक्सुन थोड़ा हिला, अपनी आंखें खोली और कराह उठा। उसने अपनी आंखें मली, जमा ली, जियांग की ओर देखा और कहा, चलो चलते हैं। जियांग के कुछ कहने से पहले ही कोंग येक्सुन ने अपनी आंखें बंद कर ली और सो गया। जियांग गाड़ी के बगल में खड़ा रहा और अपने बड़े चचेरे भाई को गहरी नींद में सोता हुआ देखता रहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। तुम्हें इतनी नींद आ रही है कि तुम आंखें भी नहीं खोल पा रहे हो और मुझे एक पल के लिए देखकर ही सो गए। जियांग के अवाक चेहरे को देखकर वान शेंगे मुस्कुराए और बोली, आप ही आगे चलिए। अपने बड़े भाई को गहरी नींद में सोते हुए देखकर जियांग केवल अपनी कार की ओर वापस चला गया और कोहरे में गाड़ी चलाकर निकल गया, जिसके पीछे पीछे वान शेंगे भी चल रहा था। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर मेरी स्टोरी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।